हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन सबसे ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्लैनेट की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वो प्रोसेस है जो इस धरती पर लगभग सारी लाइफ को एनर्जी देती है। और अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को मास्टर करना नॉन निगोशिएबल है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी बिल्कुल। आज के इस डिस्कशन का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। हम शुरू करेंगे एक बेसिक सवाल से कि ये ज़रूरी क्यों है। फिर इसकी केमिकल रेसिपी को समझेंगे। उसके बाद उन पिगमेंट्स को देखेंगे जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर पौधे सूरज की रोशनी कैसे पकड़ते हैं और ये सारा काम होता कहाँ है। और आखिर में हम आपको देंगे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की क्विक रिविजन लिस्ट। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। इक्वेशंस और पिगमेंट्स की डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रोसेस इतनी ज़रूरी है क्यों। What makes it so critical for almost every living being? देखिए, हर जीव को जिंदा रहने के लिए एनर्जी यानी फ्यूल चाहिए। हम इंसान या जानवर तो अपना खाना ढूंढते हैं, लेकिन पौधे तो मास्टर केमिस्ट्स हैं। वो अस्तित्व के एक मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। फोटोसिंथेसिस पौधों का वही कमाल का तरीका है। वो सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी अपने इस्तेमाल के लिए भोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं इस प्रोसेस की रेसिपी क्या है। मतलब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। इस रेसिपी को समझना बाकी सब चीज़ों के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। तो पौधे को 4 मुख्य चीज़ें चाहिए। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो वो हवा से लेता है। और एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0.03% होता है। दूसरा, पानी यानी H2O, जो वो अपनी जड़ों से जमीन से खींचता है। तीसरी चीज है सनलाइट, जो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी का सोर्स है। और चौथा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक हरा पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करता है। और यही पूरी रेसिपी इस केमिकल इक्वेशन में लिखी हुई है। ये बताती है कि जब पौधा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल पानी के लेता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाने के लिए होती है, लेकिन पौधे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीजन उसके लिए बस एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसे ऐसे समझिए, जब आप गन्ने का रस निकालते हैं तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? मीठा रस, है ना? और जो खोई या फाइबर बच जाती है वो तो बस बाय प्रोडक्ट है। ठीक उसी तरह पौधे का असली मकसद, द मेन गोल, वो वैल्यूएबल ग्लूकोज बनाना है। ऑक्सीजन तो बस एक बोनस है। एग्जाम्स के लिए आपको इस रिएक्शन से जुड़े 2 की टर्म्स याद रखने हैं। पहला, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना। यहाँ CO2 और पानी जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना रहे हैं। और दूसरा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी लेना। ये रिएक्शन होने के लिए सनलाइट से एनर्जी कंज्यूम करती है। एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक। अच्छा, तो सवाल ये है कि पौधे सनलाइट को आखिर पकड़ते कैसे हैं? इस काम के लिए उनके पास स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। चलिए अब इस टीम से मिलते हैं जो सारी सोलर पावर को ट्रैप करती है। इस टीम में 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल ए, जो इस शो का स्टार है, एक मेन पिगमेंट जो सारा हैवी लिफ्टिंग करता है। फिर आते हैं क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरह काम करते हैं। यह एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इस पर खास ध्यान दीजिए। क्लोरोफिल ए और बी के केमिकल फॉर्मूलाज देखिए, ये लगभग एक जैसे हैं और इनके सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर में छोटा सा फर्क है। क्लोरोफिल ए में H72O5 है, जबकि क्लोरोफिल बी में H70O6 है। ये छोटा सा बदलाव ही इन दोनों को अलग करता है और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट सवाल है। और कैरोटिनॉइड्स का क्या काम है? इन्हें आप बॉडीगार्ड्स समझ सकते हैं। इनका काम है एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और एक शील्ड या ढाल की तरह काम करना। ये सबसे ज़रूरी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए को बहुत ज़्यादा रोशनी से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। इस डैमेज को हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। सोचना इस बारे में, अगर कंडीशन बदल जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा।
अगर बहुत तेज धूप हो तो ये कैरोटीनॉइड्स कितने जरूरी हो जाते हैं। अब ये पिगमेंट्स ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमते, इन्हें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से टीम्स में रखा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। ये एक असेंबली लाइन की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि लाइट को बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया जा सके। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ एक और नंबर है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। पौधे उन पर पड़ने वाली सारी लाइट यूज नहीं कर सकते। उनके पिगमेंट्स एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्यून्ड होते हैं, जो है 400 से 700 नैनोमीटर्स। इस रेंज को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार। ये नंबर सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। सो 400 टू 700 नैनोमीटर्स। तो ये दो अलग अलग टीम्स हैं, यानी फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम आई का रिएक्शन सेंटर है P700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को सबसे अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। और फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है P680, जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर स्पेशलाइज करता है। ये याद रखना कि PSI P700 है और PS2 P680 है। एक कोर एग्जाम फैक्ट है। तो अब आते हैं उस जगह पर जहां ये सारी अमेजिंग केमिस्ट्री होती है। ये पूरा ऑपरेशन प्लांट सेल के अंदर एक छोटी सी स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री में होता है। उस फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस फैक्ट्री के अंदर 2 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। पहला स्टेज है लाइट रिएक्शन। इसमें सोलर एनर्जी को कैप्चर करके छोटे छोटे रिचार्जेबल बैटरी मॉलिक्यूल्स ATP और NADH2 में स्टोर किया जाता है। ये सारा काम होता है ग्राना में। फिर दूसरे स्टेज में, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, पौधा उन बैटरीज की एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज बनाता है। इसे डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं कहते कि अंधेरा चाहिए, बल्कि इसलिए कि इसे लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती। और ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है स्ट्रोमा में। ग्राना के अंदर थाइलेकॉइड की सरफेस पर आपको फोटोसिंथेसिस की असली फंक्शनल यूनिट्स मिलेंगी। इन्हें कहते हैं क्वांटोसोम्स। हर एक क्वांटोसोम 230 से 240 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक सुपर एफिशिएंट बंडल होता है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखिए, इनकी खोज साइंटिस्ट पार्क और बिगिंस ने की थी। और उसी स्ट्रोमा में, जिसका हमने अभी जिक्र किया, इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलता है, रुबिस्को। आपको इसके आकार का अंदाजा देने के लिए बता दूं कि ये इस धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। एक क्लोरोप्लास्ट के टोटल प्रोटीन का लगभग 16% रुबिस्को ही होता है। इसका काम एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इस सब को शॉर्ट में समेटते हैं उन सबसे जरूरी फैक्ट्स में जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद होने चाहिए। ये आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट है। चलिए इन फैक्ट्स को लॉक कर लेते हैं। पहला, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ऑक्सीजन सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। दूसरा, PAR यानी यूजेबल लाइट की रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर्स। तीसरा, फोटोसिस्टम्स याद रखें, PS1 है P700, PS2 है P680। चौथा, रिएक्शन की जगह लाइट रिएक्शन ग्राना में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। पांचवा, स्ट्रोमा का की प्लेयर रुबिस्को है, धरती का सबसे अबंडेंट एंजाइम। और आखिर में एनर्जी का खर्च। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए पौधे को 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स खर्च करने पड़ते हैं। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि रुबिस्को इस धरती पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है, लेकिन उसके काम में ऐसी क्या खास बात है? हवा से इनविजिबल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर एक सॉलिड यूजेबल मॉलिक्यूल में बदलने का काम, जो उसे इस धरती की लगभग हर फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट बना देती है। ये सोचने वाली बात है। आगे के डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्रीफॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अंदर भी एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आज हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पौधे यानी प्लांट्स सूरज की रोशनी से सीधे सीधे एनर्जी करेंसी कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज बनाने से पहले प्लांट को केमिकल एनर्जी चाहिए, खासतौर पर एक मॉलिक्यूल जिसे हम ATP कहते हैं। तो आइए इसी एनर्जी के सफर को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो आखिरी मकसद है वो है ग्लूकोज बनाना, लेकिन इस ग्लूकोज को बनाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स।
ये एनर्जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में बनती है। आज हम जिस साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसका एक खास रोल है, वो एटीपी की डिमांड को पूरा करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें सिर्फ एक ही हीरो है, एक ही मेन प्लेयर है, फोटो सिस्टम 1, जिसे हम शॉर्ट में PS1 भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, क्वांटोसोम। इसकी डेफिनेशन है द बेसिक लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल भाषा में ये 230 से 240 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जिसका काम है सूरज की रोशनी को इकट्ठा करना। आप इसको एक सोलर पैनल या सैटेलाइट डिश की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो सारी एनर्जी को कलेक्ट करके एक सेंट्रल पॉइंट पर भेजता है, जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का जो दिल है, जो रिएक्शन सेंटर है, उसे कहते हैं P700। एग्जाम के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये P700 तब एक्टिवेट होता है जब इस पर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, एनर्जी बनाने का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब P700 लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, वो एक्साइट हो जाता है और अपने अंदर से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब हमारा काम है इस इलेक्ट्रॉन के पूरे सफर को फॉलो करना, उसका गोल चक्कर यानी साइक्लिक जर्नी। बिल्कुल, इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आएगा। मतलब जो सुबह घर से निकला था वो शाम तक लौटकर घर आ जाता है। हमारा इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल यही करता है। वो अपने घर यानी P700 से निकलता है, अपना काम करता है और फिर वापस वहीं लौट आता है। इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम साइक्लिक है, यानी एक चक्कर। तो आइए इसका रास्ता देखते हैं। ये एक रिले रेस की तरह है। जब P700 से इलेक्ट्रॉन निकला, उसे सबसे पहले पकड़ा प्राइमरी एक्सेप्टर ने, जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन या FD। वहां से वो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स से गुजरता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से पास होता है, वो अपनी थोड़ी एनर्जी खो देता है और यही एनर्जी इस्तेमाल होती है ATP बनाने में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन यानी PC के पास जाता है और आखिर में अपनी एनर्जी खोकर वापस अपने घर P700 में लौट आता है। तो इस पूरे चक्कर का फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला? इसे याद रखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है तो आखिर में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये डायरेक्ट कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत सवाल आते हैं, प्लास्टोसाइनिन। PC एक बहुत जरूरी कॉपर कंटेनिंग नीले रंग का प्रोटीन है। इसका काम इलेक्ट्रॉन को वापस P700 तक पहुंचाना है। इसकी 2 बातें जरूर याद रखें, एक इसमें कॉपर एलिमेंट होता है और दूसरा इसका रंग ब्लू होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पूरा साइकिल समझ लिया। अब हिसाब किताब करते हैं कि आखिर बना क्या, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस प्रोसेस में क्या नहीं बना। अगर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ रहा है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, रिजल्ट बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ ATP बना है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि क्या नहीं बना। एक NADPH2 नहीं बना, जो कि दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल है, और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन O2 गैस रिलीज नहीं हुई। अब सवाल उठता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं बनी? इसका जवाब सिंपल है, इस साइकिल में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, यानी पानी का मॉलिक्यूल टूटता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी के टूटने से ही निकलती है। क्योंकि यहां ये स्टेप है ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं है। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये समरी आपके लिए बहुत काम की है। इसमें से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान दें। पहला, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम I यानी PSI इस्तेमाल होता है। दूसरा, पानी का स्प्लिटिंग यानी फोटोलाइसिस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं बनती। और तीसरा, आखिरी प्रोडक्ट सिर्फ ATP होता है, ना NADPH2 बनता है ना O2। ये 3 पॉइंट्स एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं। हमने शुरू में कहा था कि प्लांट को खाना बनाने के लिए ATP और NADPH2 दोनों चाहिए, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस तो सिर्फ ATP बना रहा है, तो फिर वो जरूरी NADPH2 कहाँ से आता है? इसका मतलब यह है कि प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस, एक पैरेलल प्रोसेस भी चलता है, और उसकी कहानी हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोपीस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर, और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम जी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये लाइट रिएक्शन का वो हिस्सा है जो हमें एटीपी और NADPH दोनों देता है। देखिए, प्लांट को आगे डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है एनर्जी, जो उसे मिलती है एटीपी से, और दूसरा है पावर, स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग पावर, जो मिलती है NADPH से। तो सवाल ये उठता है कि प्लांट इन दोनों अलग अलग चीज़ों को एक साथ कैसे बनाता है, और इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जो पूरे जीव जगत के लिए ज़रूरी है। इसका जवाब है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मैम, स्टूडेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए कि हम एटीपी को एनर्जी करेंसी और NADPH को रिड्यूसिंग पावर क्यों कहते हैं? जरूर सर। देखिए, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं, वैसे ही सेल एटीपी को तोड़कर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी हासिल कर सकता है। ये एक तरह से रेडी टू यूज एनर्जी है। वहीं दूसरी तरफ NADPH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूसिंग पावर है। इसका काम है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डोनेट करना, ताकि आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया जा सके। सिंपल भाषा में कहें तो ये केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। बिल्कुल ठीक। तो इस एनर्जी और पावर को बनाने के लिए नॉन साइक्लिक प्रोसेस में एक टीम वर्क चलता है। यहाँ पर दो अलग अलग पिगमेंट सिस्टम्स, जिनको हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस से अलग है। मैम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके की डिफरेंसेस को हाईलाइट कर दीजिए। यस सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, आप सब इसे नोट कर सकते हैं। पहला डिफरेंस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यानी PSI इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में PSI और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा डिफरेंस, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहीं वापस आ जाता है। नॉन साइक्लिक में पाथ लीनियर होता है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH और ऑक्सीजन तीनों बनते हैं। और आखिरी पॉइंट, साइक्लिक में पानी का फोटोलाइसिस यानी वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग होती है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अब इन दो प्लेयर्स से मिलते हैं जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हैं। फोटो सिस्टम 1, जिसका रिएक्शन सेंटर है P700, और फोटो सिस्टम 2, जिसका रिएक्शन सेंटर है P680। जब सूरज की रोशनी पत्ती पर पड़ती है तो ये दोनों फोटो सिस्टम्स एक साथ यानी साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। मैम, ये P700 और P680 का क्या मतलब है? ये नंबर्स क्या सिग्निफाई करते हैं? सर, यहाँ P का मतलब पिगमेंट है, और जो नंबर है जैसे 700 या 680, वो लाइट की वेवलेंथ को नैनोमीटर्स यानी NM में दर्शाता है, जिसे ये रिएक्शन सेंटर सबसे इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। मतलब P700 700 नैनोमीटर की लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है, और P680 680 नैनोमीटर की लाइट को। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है। इस प्रोसेस को जी स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को उसके पाथ के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक अंग्रेजी के अक्षर Z जैसा शेप बनता है। हम इसे आगे समझेंगे। तो चलिए इस इलेक्ट्रॉन की अनोखी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर यानी P680 पर पड़ती है। इस एनर्जी को पाकर P680 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, यानी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने ऑर्बिट से निकलकर बाहर आ जाता है। इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तुरंत एक मॉलिक्यूल पकड़ लेता है, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। मैम, PS2 के केस में ये प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? सर, फोटो सिस्टम 2 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है प्लास्टोक्विनोन, जिसे हम शॉर्ट में PQ लिखते हैं। हालांकि कुछ एडवांस्ड बुक्स में फियोफाइटिन को एक इंटरमीडिएट स्टेप बताया गया है, लेकिन एग्जाम्स के लिए प्लास्टोक्विनोन ही आमतौर पर पूछा जाता है। तो प्लास्टोक्विनोन वो पहला मॉलिक्यूल है जो PS2 से निकले हुए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। बिल्कुल। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास हमेशा नहीं रहता। यहाँ से शुरू होती है एक रिले रेस, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETC कहते हैं। प्लास्टोक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, स्पेसिफिकली साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए इलेक्ट्रॉन आगे जाता है।
ये एक डाउनहिल जर्नी है, मतलब हर स्टेप पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करता है। मैम, इस ETC के कंपोनेंट्स का सीक्वेंस क्या है? जी, तो PSI से इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टोक्विनोन यानी PQ के पास जाता है, वहां से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन यानी PC के पास जाता है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने इस सफर में, खासकर जब वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा होता है, रिलीज की है, वो वेस्ट नहीं होती। उस एनर्जी का इस्तेमाल थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के पार प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस को स्ट्रोमा से थाइलोकॉइड के लूमेन में पंप करने के लिए किया जाता है। इससे लूमेन के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP बनाता है। जब ये प्रोटॉन्स ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू वापस स्ट्रोमा में जाते हैं, तो उस फोर्स से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। और क्योंकि ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो देखा आपने कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ATP बना। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब जर्नी में आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन, जो अब थोड़ा कम एनर्जी वाला है, एक नए कैरियर के पास पहुंचता है। मैम, ये अगला कैरियर कौन है और इसकी क्या खासियत है? जी, अगला कैरियर है प्लास्टोसाइनाइन या PC। ये एक छोटा मोबाइल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। एग्जाम में ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉपर कंटेन करता है। इसका काम एक ब्रिज की तरह है, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम I को जोड़ता है। और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ डिलीवर करता है? फोटोसिस्टम 1 यानी P700 को। अब याद कीजिए, हमने शुरू में कहा था कि दोनों फोटोसिस्टम्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब जब PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया था, उसी वक्त PS1 ने भी लाइट अब्सॉर्ब करके अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया था। तो PS1 में एक इलेक्ट्रॉन होल या वेकेंसी बन गई थी। हमारा इलेक्ट्रॉन जो PS2 से इतना लंबा सफर करके आया है, वो आकर इस P700 के इलेक्ट्रॉन होल को भर देता है। यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखें। P700 का इलेक्ट्रॉन होल अपने ही इलेक्ट्रॉन से नहीं, बल्कि PS2 से आए हुए इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक पाथवे। लेकिन इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। हमने PS1 की वैकेंसी तो भर दी, लेकिन अब PS2 में एक परमानेंट वैकेंसी बन गई है। अगर PS2 को नया इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो सवाल ये है कि फोटोसिस्टम 2 यानी P680 अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहाँ से करेगा? उसे इलेक्ट्रॉन्स का एक कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। और इसका जवाब प्रकृति ने एक बहुत ही आम चीज में दिया है, पानी, H2O। फोटोसिस्टम 2 के पास एक अनोखी शक्ति है जो PSI के पास नहीं है। मैम, वो क्या है? सर, फोटोसिस्टम 2 के पास एक स्पेशल एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, यानी लाइट से पानी का टूटना। ये फोटोसिस्टम 2 की यूनिक कैपेबिलिटी है। इस प्रोसेस के लिए कुछ इनऑर्गेनिक आयंस बहुत जरूरी होते हैं, जिनके नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं: मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयंस। बिल्कुल। अब इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। जब दो पानी के मॉलिक्यूल्स यानी 2H2O टूटते हैं तो क्या क्या बनता है? हमें मिलते हैं 4 प्रोटॉन्स 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4E- और एक मॉलिक्यूल डायटोमिक ऑक्सीजन का O2। द बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2H2O gives 4H+ plus 4E- plus O2। इसे आप जरूर याद रखें। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स का क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, क्या आप इनके फेट के बारे में बताएंगे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सीधे जाकर फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को भर देते हैं। इससे PSI वापस रेडी हो जाता है अगले फोटोन को अब्सॉर्ब करने के लिए। जो 4 प्रोटॉन्स निकले वो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे ATP सिंथेसिस होता है। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना वो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट इसे स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। यही वो ऑक्सीजन है जिसे हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने ATP और ऑक्सीजन का बनना देख लिया, सिस्टम भी रीसेट हो गया। लेकिन हमने एक चीज अभी तक डिस्कस नहीं की, उस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ जो फोटोसिस्टम I यानी P700 से निकला था? उसकी मंजिल क्या है? उसका काम अभी बाकी है।
वो इलेक्ट्रॉन जो P700 से एक्साइट होकर निकला था उसे एक प्राइमरी एक्सेप्टर पकड़ता है और फिर उसे आगे फेरेडॉक्सिन यानी FD नाम के एक आयरन सल्फर प्रोटीन को पास कर देता है। इसके बाद आखिरी स्टेप आता है। मैम, इस आखिरी स्टेप को थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, इसके बाद एक एंजाइम जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज या FNR काम करता है। ये एंजाइम फेरेडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लेता है और इनका इस्तेमाल करके NADP+ को रिड्यूस करके NADPH बना देता है। यही है हमारी रिड्यूसिंग पावर। तो आइए अब पूरे प्रोसेस की समरी देखते हैं। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं जिससे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हमें नेट प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH और लगभग 1 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? इस ATP और NADPH का क्या काम है? इनका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को 18 ATP और 12 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं। हमें 12 NADPH चाहिए। एक नॉन साइक्लिक साइकिल में 2 NADPH बनते हैं, तो 12 NADPH के लिए इस नॉन साइक्लिक पाथवे को 6 बार चलाना पड़ेगा। जब ये 6 बार चलेगा तो 12 NADPH के साथ साथ लगभग 6 ATP भी बन जाएंगे। लेकिन हमें तो 18 ATP चाहिए। अभी भी 12 ATP कम है। ये बाकी के 12 ATP कहाँ से आएंगे? इसका जवाब है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लांट 6 बार साइक्लिक पाथवे चलाकर बाकी के 12 ATP बना लेता है। इसलिए प्लांट को दोनों पाथवेज चलाने पड़ते हैं। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। मैम, प्लीज इन पॉइंट्स को लिस्ट कीजिए। जरूर सर। जी स्कीम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स प्लीज नोट करें। पॉइंट 1, इसमें PSI और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं। पॉइंट 2, इलेक्ट्रॉन का पाथ लीनियर या नॉन साइक्लिक होता है। पॉइंट 3, PSI P700 का इलेक्ट्रॉन होल PS2 से I इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। पॉइंट 4, वाटर का फोटोलाइसिस सिर्फ PS2 पर होता है। पॉइंट 5, PS2 और PSI को जोड़ने वाला लिंक प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन PC है जो एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। पॉइंट 6, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ATP, NADPH और ऑक्सीजन। और आखिरी पॉइंट, इसे जी स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पाथवे जी लेटर जैसा दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, बायोइज एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप सोचिए, एक प्लांट हवा से एक छोटा सा कार्बन एटम लेता है और उसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक यानी ग्लूकोज में बदल देता है। आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे जिसका नाम है केल्विन साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ स्टेजेस में तोड़ देंगे। पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे, फिर कार्बन के सफर को 3 मेन फेजेस में फॉलो करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। अच्छा, तो हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि प्लांट सनलाइट को कैप्चर करता है, पर उसके बाद क्या होता है? अब वक्त है उस कैप्चर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करने का। यही सबसे बड़ा सवाल है डार्क रिएक्शन का। वैसे इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहना ज्यादा अच्छा है। यहां पर एनर्जी बन नहीं रही, बल्कि जो एनर्जी लाइट रिएक्शन से मिली थी उसको यूज करके कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फूड, ग्लूकोज। देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्लांट को एक अच्छा खासा एनर्जी बजट चाहिए। ये बजट 2 चीज़ों से पूरा होता है जो लाइट रिएक्शंस में बनी थीं। पहला है ATP, जिसे हम सेल की एनर्जी करेंसी यानी एनर्जी के सिक्के भी कहते हैं, और दूसरा है NADPH जो रिड्यूसिंग पावर देता है। तो एक ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए? ये नंबर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। यही हमारी फैक्ट्री का फ्यूल है। तो अब सफ़र शुरू होता है। प्लांट को सबसे पहले हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना है और उसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना है, यानी फिक्स करना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। आप ऐसा समझिए कि एक मॉलिक्यूल है RUBP। ये एक 5 कार्बन शुगर है। इसे आप फैक्ट्री का गेटकीपर समझ लीजिए। ऐसे 6 RUBP मॉलिक्यूल्स पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे ही 6 CO2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक बहुत ही खास एंजाइम इन दोनों को जोड़ देता है। इससे एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो फौरन टूट जाता है
और आखिर में हमें मिलता है हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस साइकिल को समझने का सबसे आसान तरीका है जस्ट फॉलो द कार्बन। कार्बन का हिसाब रखिए। देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। हमने 6 RUBP मॉलिक्यूल से शुरू किए, हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, तो 6 × 5 हो गए 30 कार्बन्स। फिर हमने 6 CO2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, हर मॉलिक्यूल में 1 कार्बन, तो 6 कार्बन और आ गए। टोटल कितना हुआ? 30 + 6, 36 कार्बन्स। और ये 36 कार्बन्स अब 12 PGA मॉलिक्यूल्स में बराबर बंट गए हैं। हर PGA में 3 कार्बन, तो 12 × 3 36, हिसाब बराबर। ये जो एंजाइम है जो इस पूरे स्टेप को चला रहा है, उसका नाम है रुबिस्को। ये हमारे प्लैनेट का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। नाम में ही इसकी डुअल पर्सनैलिटी यानी दोहरा नेचर छिपा है। कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि ये CO2 को फिक्स कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजिनेस का मतलब है कि कभी-कभी गलती से ये CO2 की जगह ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो आगे जाकर प्लांट के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हमने कार्बन को फिक्स तो कर लिया, अब उसमें एनर्जी डालनी है, उसे चार्ज अप करना है। इस स्टेप में प्लांट अपने ATP और NADPH को खर्च करता है और इस स्टेबल PGA मॉलिक्यूल को एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में बदल देता है। यही रिडक्शन फेज का सबसे अहम काम है। जो PGA मॉलिक्यूल बना था वो अब रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने का सीधा सा मतलब है कि उसको एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। ये एनर्जी आती है ATP और NADPH से, और इससे PGA बदल जाता है एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में जिसका नाम है PGAL। इस स्टेप में काफ़ी एनर्जी लगती है। जो हमारे 12 PGA मॉलिक्यूल्स थे उनको 12 PGAL मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए सेल को ठीक 12 ATP और 12 NADPH खर्च करने पड़ते हैं। जो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर हुई थी उसका ज़्यादातर इस्तेमाल यहीं पर होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इतनी मेहनत के बाद, कार्बन को पकड़ने और उसमें एनर्जी भरने के बाद अब फल मिलने का समय है। इस पूरे साइकिल का मकसद ही यही है, वो शुगर बनाना जिससे प्लांट को एनर्जी मिलेगी और उसकी ग्रोथ होगी। अब हमारे पास 12 हाई एनर्जी PGAL मॉलिक्यूल्स तैयार है। इन्हीं से प्लांट ग्लूकोज बना सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ होती है। प्लांट अपनी सारी कमाई एक साथ खर्च नहीं करता। सिर्फ कुछ PGAL मॉलिक्यूल से ही शुगर बनती है, बाकी को साइकिल चलाते रहने के लिए बचाया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 12 PGAL मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही साइकिल से बाहर जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो फैक्ट्री को चालू रखने के लिए यानी साइकिल को रीस्टार्ट करने के लिए वापस भेज दिए जाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि प्रोडक्शन का कितना बड़ा हिस्सा सिस्टम को मेंटेन करने में ही लग जाता है। देखिए, किसी भी प्रोसेस को साइकिल कहने के लिए जरूरी है कि वो जहां से शुरू हो वहीं पर आकर खत्म हो। तो अब प्लांट को उन बचे हुए 10 PGAL मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ तोड़कर वापस उन्हीं 6 RUBP मॉलिक्यूल्स में बदलना है जहां से हमने शुरू किया था। ये जो रीजनरेशन फेज है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उलझावा प्रोसेस है। इसे कई बार खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन वाले अलग अलग तरह के शुगर्स बनते हैं और फिर टूटते हैं। लेकिन इस पूरी खिचड़ी का मकसद बहुत सिंपल है। जो 10 PGAL से 30 कार्बन मिले हैं उनको रीअरेंज करके वापस 6 RUBP मॉलिक्यूल्स बना दो जिनमें से हर एक में 5 कार्बन हो। इस पूरे रीअरेंजमेंट को पूरा करने के लिए आखिरी बार थोड़ी और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो हमारे शुरू के बजट में से 6 ATP बचे थे वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं। इनकी मदद से RUBP पूरी तरह रीजेनरेट हो जाता है। अब हमारी फैक्ट्री रीसेट हो चुकी है और अगले CO2 मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए तैयार है। तो हमने कार्बन का पूरा सफ़र देख लिया। अब चलिए इसमें से एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बातों को निकालते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये टेबल कैल्विन साइकिल की पूरी नेट इक्वेशन बताती है जिससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये नंबर्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक ग्लूकोज बनाने की कीमत क्या है? 6 CO2 मॉलिक्यूल्स, 18 ATP और 12 NADPH। ये तीनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी साइक्लिक नेचर की वजह से इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये कोई वन वे रोड नहीं है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो खुद ब खुद चलती रहती है। इस कॉम्प्लेक्स साइकिल को खोजने के लिए ही मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, अब इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड है। CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? PGA।
और रीजेनरेशन के दौरान जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज और सबसे बड़ा 7 कार्बन वाला सीरोहेप्टुलोज। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इस सवाल के साथ हम वापस रूबेस्को की उस कमी पर आते हैं। जैसा हमने कहा, वो परफेक्ट नहीं है। जब हवा में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो वो गलती से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इससे एक बेकार का प्रोसेस शुरू होता है जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ना सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है बल्कि फिक्स किया हुआ कार्बन भी लॉस हो जाता है। अपने अगले एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स में इससे गलती से बचने के लिए कैसे एक पूरा नया सिस्टम यानी C4 साइकिल इवॉल्व कर लिया है। तो बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।